हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट जीएस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हिस्ट्री सीरीज में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम एंशियंट इंडिया से शुरू कर चुके हैं और अभी हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं इस पूरे सीरीज में। तो अब आखिरी है लिटरेरी सोर्स के अंदर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा साइंटिफिक लिटरेचर। तो जब हम बोलते हैं कि हमारा एंशियंट साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एडवांस था, तो उसमें क्या क्या बातों का हम ध्यान रखते हैं, किन किन स्कॉलर्स का नाम आता है और उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसको आखिरी तक जरूर देखिए और लोगों से शेयर जरूर करिए। ये हर एग्जाम जैसे कि यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल, यूजीसी नेट एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले सवालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्वाइन भी जरूर करिएगा और प्लीज शेयर जरूर करिए इन वीडियोस को। तो आइए सीखते हैं scientific contributions and scientific literature of ancient India। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक है साइंटिफिक लिटरेचर और लिटरेरी सोर्सेज का ये पांचवा पार्ट है और आखिरी पार्ट है। तो इसमें हम बात करेंगे एंशियंट इंडिया की जो लिटरेरी सोर्सेज है, जिसमें साइंटिफिक लिटरेचर स्पेसिफिकली, जो कि हमारे मॉडर्न साइंस से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, और जिसको हम साइंटिफिक कहते हैं, लॉजिकल कहते हैं, रैशनल कहते हैं। तो देखेंगे आप अगर कि कॉमन चर्चाओं में आमतौर पे हम बात करते हैं कि हमारा एंशियंट बहुत ग्लोरियस था, बहुत स्ट्रांगली हम इस बात को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो एंशंट है उसमें आप देखेंगे जितने भी लोग हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए या जो भी स्कॉलर्स हुए, उनका बहुत प्रोफाउंड, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है साइंस में और लिटरेचर में। तो इन सब बातों को अगर आपको देखना है तो आपको साइंटिफिक लिटरेचर को देखना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिए कितने एडवांसमेंट हुई चीजों में। तो मेडिसिन में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स में, मेटलर्जी में, आर्किटेक्चर, बॉटनी, जूलॉजी, आपको इन हर फील्ड में कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। लेकिन इस फील्ड को जानने से पहले थोड़ा सा टाइमलाइन को जरूर समझ लीजिए कि ये साइंटिफिक एडवांसमेंट कैसे कैसे बढ़ा। तो टाइमलाइन अप्रोच आपको हेल्प करेगा। तो टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडियाज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन को समझते हैं। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट फेज दैट इज पेलियोलिथिक, जिसको हम ओल्ड स्टोन टूल एज कहते हैं, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात करते हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में देखेंगे तो प्लिस्टोसीन की बात करते हैं, जो कि 10,000 साल पहले, 10,000 बिफोर कॉमन एरा तक की, 10,000 बीसीई की बात करते हैं, जिसमें पुराने स्टोन टूल्स लोगों ने डेवलप किए। ये 2 मिलियन साल, लगभग आप समझिए कि 20 लाख साल का जो जर्नी है ये है। और इसमें बहुत बेसिक एडवांसमेंट हुआ था टूल्स में। फिर आता है उसके बाद रिवोल्यूशनरी फेज। रिवोल्यूशनरी फेज में एग्रीकल्चर आता है। तो आप देखेंगे मेसोलिथिक पीरियड में, जहां माइक्रोलिथ यानी फाइनली क्राफ्टेड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल हुआ हंटर और गैदरर के द्वारा, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने तरक्की किया। और उसके बाद आता है नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन टूल्स, और ये 7,000 बीसी से लगभग 3,500 3,300 बिफोर कॉमन एरा तक का फेज है, जिसमें आप देखिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, राइट, पॉटरी का डेवलपमेंट, मेटलर्जी का डेवलपमेंट, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। और यहां से आप देखेंगे सेटलमेंट शुरू हुआ, राइट, लोग सेटल होकर रहना शुरू किए, हंटर और गैदरर से लाइफ बदलना शुरू होता है इस फेज में। और इसके बाद चैल्कोलिथिक पीरियड आता है, और जो कि आपका ब्रोंज एज वाला भी टाइम है। तो चैल्कोलिथिक में हम कहते हैं इसको कॉपर का डिस्कवरी हुआ, और ब्रोंज एज में फर्क क्या हुआ? हम कॉपर में टिन मिलाना सीख गए थे, हम एलॉयज बनाना सीख गए थे। तो ये हो गया आपका टूल्स के हिसाब से। और टूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिविलाइजेशंस के लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ग्रिड लेआउट था, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर थे, राइट, वेपन्स थे, स्कल्पचर्स थे, इरिगेशन की फैसिलिटी थी, टेक्नोलॉजी थी। तो अब ये जो बातें हम करते हैं इसके लिए एविडेंसेस क्या है? यही है आपका जो साइंटिफिक लिटरेचर का एविडेंस है। तो इसमें देखिए वैदिक पीरियड की हमने बात ऑलरेडी कर ली है, राइट, जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर से बाकी लिटरेचर, तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। पोस्ट वैदिक पीरियड में तो आप देखिए संहिता लिखा गया, तो सुश्रुत, चरक, पाणिनि का अष्टाध्यायी। फिर आप क्लासिकल पीरियड में आते हैं 200 बीसी से 1200 कॉमन एरा तक। ये जो 1,1200 साल का समय था, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें सबसे बड़े स्कॉलर्स हुए, सबसे बड़ी लाइब्रेरीज बनाई गई, सबसे बड़े मठ हुए जहां पे लोग डिस्कस करते थे। बुद्ध और जैन कल्चर ने इंडिया को पॉपुलेट किया, जिसमें बहुत सारे आप देखेंगे मोनेस्ट्रीज बने। तो पुरानी पद्धति लर्न करने की जो थी वो इंडिविजुअलिस्टिक या गुरु और शिष्य परंपरा था। वहां से ये मठ परंपरा आया। फिर आया टेम्पल आर्किटेक्चर, आप पढ़ते हैं आर्किटेक्चर में, आर्ट एंड कल्चर में, तो टेम्पल्स बनने लगे जहां लोग इकट्ठा होकर डिबेट करते, शास्त्रार्थ कहते हैं उसको। तो वो सब इसी पीरियड में आता है। तो आर्यभट्ट का नाम आप देखेंगे,
और भी है, जैसे आर्यभट्ट, ये लिखा गया, आर्यभट्ट ने लिखा। उसके बाद ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत है, बृहद संहिता है, अमरकोश है, वास्तुशास्त्र है। राइट, ऐसे ही आप देखिए भास्कर टू जो है लेट क्लासिकल पीरियड में, तो इनका वर्क लीलावती है और बीज गणित है, एथमेटिक एल्जेब्रा जियोमेट्री पे। उसके बाद हस्त आयुर्वेद है, कृषि पराशर है, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली की बात करते हैं। ये सब एक सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा, और मीडिएवल तक आते आते आप देखेंगे कि डिक्लाइन भी शुरू हो गया था। तो आखिरी में बात करेंगे डिक्लाइन हुआ क्यों था। अब पहले चलते हैं हम कि कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं स्कॉलर्स का, और कैटेगरी वाइज देखते हैं इसको कि किसने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में किया, किसने आयुर्वेदा में किया। तो लेट्स ऑब्जर्व मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशन में अगर आप देखेंगे लिटरेचर, तो आपको सबसे पहला नाम दिखेगा बौद्धयान का। ये लगभग लगभग 800 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, यानी 8th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा की बात करते हैं। सबसे पुराने स्कॉलर माने जाते हैं ये, और ये मैथमेटिशियन थे, और इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कई बार इंडिया में कहा जाता है। अब देखिए यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है वो ग्रीस से आता है, लेकिन इंडियन ज्योमेट्री की बात अगर करेंगे तो बौद्धयान का नाम आता है। राइट, फिलोसफी में, रिलीजन में, मैथमेटिक्स में। और इस टाइम के स्कॉलर्स ना मल्टीपल फैसेट्स के होते थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको पॉलीमैथ कहा जाता है। तो देखिए सुलभ सूत्र है, श्रौत सूत्र है, और वैल्यू ऑफ पाई निकालने की बात है, इन्होंने बात की। और इनका थियरम जो था वो पाइथागोरस से मिलता जुलता थियरम है। ये ट्रिपलेट्स आप देखेंगे, ट्रायड्स देखेंगे, ये नंबर्स उन्होंने बात की। राइट, और ये सारी चीजें आप देखिए कि आपने जो स्क्वायर रूट ऑफ टू है वो भी बताया, और ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो सुलभ सूत्र है, ये जो आप देख रहे हैं, इसके 4 मेजर पार्ट्स हैं, और चारों अलग अलग स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन है। बौधियाना, मानव, अपस्तंभ और कात्यायना, इन सब ने मिलकर इसको कंट्रीब्यूट किया। अब इसमें स्क्वायरिंग अ सर्कल जो है, इस तरह से आप देखेंगे आपको मिलेगा पाई आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, वो सारी चीजें। अब पोस्ट वैदिक पीरियड में जैन मैथमेटिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, बिटवीन 400 बीसी टू 200 बीसी। और इन्होंने इसको क्या किया, मैथमेटिक्स को रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक नहीं रहने दिया, इन्होंने इसको ज्यादा साइंटिफिक बनाया, जिसमें स्कॉलर पिंगला का नाम आता है 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में। और यहां आप देखिए इससे रिलेटेड आपको पैस्कल्स ट्रायंगल, फिबोनाची सीरीज के नंबर्स जो हैं वो नजर आएंगे। लेकिन थियोरेटिकली ये पिंगला का भी काम आपको सिमिलर लाइंस पे देखने को मिलता है। अब कहा जाता है कि किसने किसको इन्फ्लुएंस किया, इंडिया से ये नॉलेज बाहर गया या बाहर से ये नॉलेज इंडिया आया, ये डिबेट का विषय है, बट ध्यान रहे स्कॉलर्स का नाम जरूर याद रखिए। अब इसमें इनके वर्क में और भी लोगों का मैथमेटिकल वर्क, और इस पीरियड में देखिए तो आपको सूर्य, प्रजापति, वैशाली गणित, स्थांग सूत्र, सतखंड अगम जो है, इन सब का नाम आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी के कंट्रीब्यूशन। तो मेजरली आपको वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा एस्ट्रोनॉमी में कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली नहीं मिलता है, लेकिन पोस्ट वैदिक पीरियड में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, जहां पे सिद्धांत ज्योतिष की बात हम करते हैं। और आर्यभट्ट ने जब काम किया तो लगभग 5th सेंचुरी एडी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का जो समय था, वहां की बात हम करते हैं। तो अब देखिए सिद्धांत ज्योतिष जो है वो एक किताब नहीं है, पहली चीज ये याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे और सिद्धांत हैं, तो सब मिला के इसको सिद्धांत ज्योतिष कहा जाता है। और वहां पे देखिए सूर्य सिद्धांत, पितामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, ये सारे कंटेंट जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये सब सिद्धांत ज्योतिष के ही पार्ट हैं। अब इसमें से कुछ आप देखेंगे तो आपको रोमक सिद्धांत, पोलिश सिद्धांत, यवन सिद्धांत भी देखने को मिलता है। अब ये इतने जो सिद्धांत हैं ये क्या है, ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंस है ग्रीक और रोमन एस्ट्रोनॉमी का, पोस्ट अलेक्जेंडर पीरियड का, जिसको इंडियन स्कॉलर्स ने भी अपनाया और देखा। और आप देखेंगे कि इसमें सिद्धांत ज्योतिष की जो किताबें हैं, जिसमें पीरियोडिसिटी की बात हम करते हैं, साइकिल की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो ये पीरियोडिसिटी को हम महायुग कहते हैं। आज अक्सर आप सुनते होंगे त्रेता युग, द्वापर युग, ये जो युग का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे तो मॉडर्न जो आपका एस्टिमेट है एनुअल 1 ईयर का, वो लगभग उतना ही बैठता है, 365 दिन और कुछ घंटे का। अब बात करते हैं कि इसमें कैसे दिया गया है सिद्धांत ज्योतिष में। तो देखिए आप कृत सत्ययुग का जो डेट और टाइम दिया गया है सोलर ईयर्स में, वो देख लीजिए। त्रेता का देखिए, द्वापर का देखिए, कलयुग का देखिए, तो इसमें आपको लगभग 43,20,000 ईयर्स का आपको एक महायुग टोटल देखने को मिलता है। तो ये जो है उसके पार्ट हैं। अब इस पार्ट को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, इसको हम फर्दर कर सकते हैं। और बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको मिले, कब मिले, 1881 में। आप देखेंगे कि यहां पे आपको बख्शली मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है, 70 पन्ना, जो ऑक्सफोर्ड में अभी भी यूनिवर्सिटी में प्रिजर्व्ड है। यह आपको क्या बताता है कि शारदा स्क्रिप्ट के बारे में आपको बताता है, जिसमें 8 से 12 सेंचुरी के बीच में जो काम हो रहा था, जो बातें थी, उससे भी समझ आता है कि जियोमेट्री और मेंसुरेशन जो है इसके अंदर चीजें थी डेवलप्ड। अब बात करते हैं स्कॉलर जैसे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट 5th सेंचुरी मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोलॉजर है, और
23 साल की उम्र में आर्यभट्ट ये जो उन्होंने लिखा, सो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की। और जीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है, न्यूमेरल सिस्टम में, और सिंबल एज ए कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीज। और इसके अलावा आर्य सिद्धांत भी इन्होंने लिखा एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटेशंस पे। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये अभी भी पुणे में आपको देखने को मिल जाएगा, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर में, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के डिपार्टमेंट पे। अब बात करते हैं कि इसमें काम में क्या क्या था। तो 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन जो है मेथड ऑफ डिनोटिंग बिग डेसिमल नंबर्स बाय अल्फाबेट है। दूसरा सेक्शन जो है वो आपको बीज गणित, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, नंबर थियरी, ये सारी चीजें हैं। और बाकी के जो 2 सेक्शन है वो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पे है। अब एस्ट्रोनॉमी जिसको हम खगोल शास्त्र कहते हैं, राइट, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी नालंदा में जो था उसका नाम खगोल ही था, आर्यभट्ट वहां पे पढ़ते थे, तो वहां पे इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। और आर्यभट्ट ये जो है ये 499 एडी में, यानी 5th सेंचुरी एडी की बात हम करते हैं, वहीं पे शुरुआत में लिखा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कहते थे कि धरती सेंटर है यूनिवर्स का, तो इमूवेबल है, वो सब कॉन्सेप्ट को इन्होंने खारिज किया और इन्होंने कहा अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब सोचिए ये बात को कॉपरनिकस ने 18th सेंचुरी में जाके प्रूव किया। 17th सेंचुरी में गलीलियो को ये कहने के लिए फांसी दे दी गई थी। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे, आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी एडी में ही 1000 साल पहले ये बात ऑलरेडी प्रूव कर दिया था एग्जाम्पल्स के थ्रू। और यहाँ पे इक्लिप्स का जो कॉन्सेप्ट है, सोलर लूनर इक्लिप्स, तो जो ट्रेडिशनल आप देखते हैं स्टोरीज में कि राक्षस जो है, डेमन, राहु केतु, इन सब का प्रभाव, उसको भी उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया कि नहीं, ये बेसिकली किस तरह से होता है। अब बात करते हैं ब्रह्मगुप्त की। तो आप देखिए 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी बीसी की बात है। तो 7th सेंचुरी में ब्रह्मगुप्त जो है वो मैथमेटिक्स के जो एक तरह से फाउंडर्स में से आते हैं, और नेगेटिव नंबर्स, ऑपरेशन ऑन जीरो इनटू मैथमेटिक्स की बात की। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ये जो सिद्धांतिक है ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिक, ये बेसिकली ओपनिंग अप ऑफ यूनिवर्स है, जिसको आप आज बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, कुछ वैसा सा ही है ये। और यहाँ पे देखिए खंडक खडयक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस है। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एज अ टर्मिनोलॉजी की, किसने लिखा, क्या कंट्रीब्यूशन था। भास्कर वन की बात करते हैं 7th सेंचुरी में, उन्होंने कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, और आर्यभट्ट ये भाष्य लिखा उन्होंने आर्यभट्ट के काम के आधार पे, आप देखेंगे। और लघु भास्करीय और महाभास्करीय जो है वो आर्यभट्ट का एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम पे इन्होंने आगे फर्दर काम को बढ़ाया। फर्दर देखिए महावीराचार्य, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे काम किया। और ये जैन गुरु जो हैं, इनका वर्क गणित सार संग्रह 850 एडी में पब्लिश होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जो एलसीएम लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो बातें यहां आपको देखने को मिलेंगी। और बाद में देखेंगे जॉन नेपियर ने इसको मॉडर्न वर्ल्ड में बाद में इंट्रोड्यूस किया, राइट। अब बात करते हैं वराह मिहिर की। अब वराह मिहिर आप देखिए 6th सेंचुरी कॉमन एरा की बात है। और यहां पे इन्होंने साइन को साइन जो आप देखते हैं, इसको जय और कोजे इन्होंने कहा था। इनका पंच सिद्धांतिका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के लिए, मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर थे ये। और इन्होंने बृहत संहिता जो लिखा, ये सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। और इसी से ज्योतिष जो आप देखेंगे, हॉरोस्कोपी जो आप देखते हैं मॉडर्न, ये बड़ा इंफ्लुएंस है बृहत संहिता से। और फर्दर आप देखिए यहाँ पे प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस, ग्रेविटीज, फोर्स, इस तरह की बातें आपको वराह मिहिर के काम में देखने को मिलता है। फर्दर आप चलिए भास्कराचार्य का काम 12th सेंचुरी का, तो इसमें आपको सिद्धांत शिरोमणि देखने को मिलता है किताब, जो बीजापुर कर्नाटका में आप देखेंगे, वहां पे ये थे भास्कराचार्य, और वहां पे इनका कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें देखिए लीलावती अरिथमेटिक में कंट्रीब्यूशन, बीज गणित जिसको आप एल्जेब्रा कहते हैं, गोलाध्याय जिसको स्फीयर कहते हैं, और ग्रह गणित जिसको मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स कहते हैं, ये 4 सेक्शन है सिद्धांत शिरोमणि के अंदर। और भास्कर का इंट्रोडक्शन है चक्रवात मेथड, द साइक्लिक मेथड टू सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशंस। बाद में देखिए जेम्स टेलर ने इसको ट्रांसलेट किया लीलावती को, और दुनिया ने इसको जाना। अब बात करते हैं नागार्जुना की। ये एल्केमिस्ट थे, मेटलर्जी के एक्सपर्ट थे, राइट। तो इनका नोटेबल वर्क देखिए, रसा रत्नाकर है इनका काम, लिक्विड्स की बात करते हैं, और मर्क्यूरी से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बताया। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे और भी जो एग्जाम्पल्स हैं, तो रश रुद्र है, रसेंद्र मंगल है, आरोग्य मंजरी है, और ऐसे करके आप देखिए योगासर, योगास्तक, उत्तरांतर, ये जितने भी मेडिसिनल ड्रग की बात है, ये प्रिपरेशन की बात है, ये सारा का सारा आपको काम इनमें देखने को मिलेगा। डिस्टिलेशन की जो टेक्निक है वो आपको देखने को मिलती है। और गोल्ड का जो है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे एक्सपेरिमेंट करते थे। कई बार आप सुनते हैं कहानियों में कि अलग अलग मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने की बात है, मेटलर्जी के थ्रू, एल्केमी जो होती थी आर्ट, वो था नागार्जुन का एक्सपर्टी।
अब आते हैं मेडिकल साइंस इन इंडिया में। तो मेडिकल साइंस आप देखेंगे हाईएस्ट डिवीजन का आपको देखने को मिलता है सुश्रुत के वर्क में। सुश्रुत संहिता बहुत फेमस है। तो इसमें आप देखिए कि 1100 डिजीजेस मेंशन है, 760 प्लांट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, और कुछ तो आज भी हम इम्यूनिटी बूस्टर की तरह यूज करते हैं। सिनेमन है, दालचीनी, सेसमी सीड्स, पेपर, कार्डमम, जिंजर, ये जितने भी आप देख रहे हैं, तिल का तेल जो आप कहते हैं, उसका इस्तेमाल आप देखेंगे पूजा पाठ में भी किया जाता है, तो बड़ा प्योर माना जाता है बॉडी के लिए भी। इन सब पे काम आपको सुश्रुत संहिता में देखने को मिलेगा। मेथड ऑफ सिलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग डेड बॉडी, राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आप ममीफिकेशन इजिप्ट में देखते हैं, वो डेड बॉडी प्रिजर्वेशन इंडिया में भी अवेलेबल था। और बात करते हैं आप की कंट्रीब्यूशन में राइनोप्लास्टी, जिसको आज आप प्लास्टिक सर्जरी कह रहे हैं, ऑप्थेल्मिक सर्जरी, रिमूवल ऑफ कैटरैक्ट की बात करते हैं, किसी का नाक, हाथ, उंगली कुछ कट गया तो उसके लिए, राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। और इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन है, क्या, किस चीज का, तो मॉडर्न सर्जन जो आज चीजें यूज कर रहे हैं जिस तरह से, वैसे सर्जरी का बेसिकली सुश्रुत जो है वो एक्सपर्ट है। और इसमें देखेंगे 101 इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, राइट। और फीटस आउट ऑफ द वुम, जो मतलब बर्थ जो है, जो आप आज देखते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट जो प्रैक्टिस करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन मिलेगा। रिपेयरिंग डैमेज रेक्टम, रिमूविंग स्टोन फ्रॉम द ब्लैडर, ये सारी बातें सुश्रुत संहिता में दिया गया है। अब बात करते हैं चरक संहिता की। तो चरक जो है वो देखेंगे आप, कनिष्क जो थे, राइट, उनके रॉयल डॉक्टर हुआ करते थे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो सेकेंड सेंचुरी बीसी की बात है, 200 बीसी रफली, उस फेज में। तो यहाँ पे कुषाण एम्पायर के जो एम्परर थे कनिष्क, इनके समय पे इन्होंने प्रैक्टिस किया, और पैटर्न थे ये, तो इन्होंने बहुत सारा काम किया। तो कंपाइलेशन, रिडक्शन, चरक संहिता, और आचार्य अग्निवेश का जो काम है उसको भी इन्होंने आगे बढ़ाया, जो कि पुराने जो अत्रेय जो सेज थे उनके काम से इंस्पायर्ड है। और आप देखेंगे यहाँ पे मेडिकल टेक्स्ट जो है उस पे काम हुआ, मेडिसिन पे काम हुआ, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज पे। और आयुर्वेद की बात करें, इसका 8 ब्रांचिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चरक के काम से। तो उसमें देखिए आप क्या है, काया चिकित्सा यानी इंटरनल मेडिसिन है, शल्य तंत्र है, सर्जरी है, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी की बात है, जो शल्य तंत्र है, पीडियाट्रिक की बात है, टॉक्सिकोलॉजी है, राइट, साइकेट्री है, रिजुविनेशन थेरेपी है, एफ्रोडीजियक थेरेपी है, ये सारी चीजें आपको चरक के काम में देखने को मिलता है, राइट। उसके अलावा इसकी फिलोसफी, एथिकल डिमेंशंस, मेडिकल एथिक्स की बात आप देखेंगे, जो हिपोक्रेटिक ओथ आप लेते हैं वेस्टर्न मेडिसिन में, वो यहां भी आपको कुछ मेडिकल एथिक्स की बात देखने को मिलती है चरक संहिता में। और बात करते हैं पतंजलि की। तो पतंजलि जो है आप देखिए यहाँ पे, इनका टाइम पीरियड एग्जैक्ट तो नहीं पता लोगों को, लेकिन रफली सेकेंड से फिफ्थ सेंचुरी कॉमन एरा के बीच में माना जाता है। और योग सूत्र इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज बहुत दुनिया में फेमस हो रहा है, वर्ल्ड योगा डे तक हम मना रहे हैं हम। तो योग सूत्र में अष्टांग योग जो है, 8 लिम्स ऑफ योगा, ये इनका मेजर कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। एथिकल, पर्सनल, फिजिकल, ब्रीद, उसके अलावा विथड्रॉल ऑफ सेंसेस, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन, समाधि के स्टेज तक, ये 8 है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस ग्रामर पे भी था, तो इन्होंने महाभाष्य लिखा, अष्टाध्यायी थी पाणिनि की, उस पे ऊपर कमेंट्री है, इसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स और चीजों की बात है। फिर पतंजलि जो है वो क्योंकि मल्टी फेसेटेड है, तो मेडिसिन पे भी उनका काम है, जो माइंड बॉडी सोल आपका आज बात करते हैं, राइट, योगा क्लासेस में, वो सारी बातें पतंजलि के सूत्र से आती है। तो पतंजलि बहुत बड़े योगी थे, स्कॉलर थे, ऐसा माना जाता है। और लास्ट में समझिए कि अब डिक्लाइन जो आपको देखने को मिलता है 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी के बाद, ऐसा क्यों? तो रफली बाय द टाइम 10th सेंचुरी आपको इंडिया में आते हैं हम, मतलब आज से 1200 साल पहले लगभग, तो ये चीजें अब डिक्लाइन पे आती है। पहला तो है कि जो इन्वेसिव फोर्सेस थे, जो बाहर से लोग का आक्रमण हुआ इंडिया में, राइट, और जो रूल चेंज हुआ, चीजें बदली, तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा नॉलेज सिस्टम पे। उसके अलावा जो नॉलेज का पैटर्नाइजेशन था वो खत्म हो गया। यानी जैसे आपकी यूनिवर्सिटी जहां आप पढ़ते हैं वहां पे यूजीसी स्पॉन्सर करता है या कोई एजेंसी पैसा देता है तो एजुकेशन बढ़ता है। अब एजुकेशन के स्पॉन्सर खत्म होने लग गए, क्योंकि अब यहाँ पे लड़ाइयां चल रही थी, लाइक, तो ये जो है इससे बहुत फर्क पड़ा आपको इस समय तक आते आते। उसके अलावा एक स्कॉलर हैं, देखिए, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, इनकी जो किताब है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, इसमें ये 3 प्रमुख फैक्टर्स की बात करते हैं जिसकी वजह से साइंस का डिक्लाइन हुआ लेटर फेज में। क्यों हुआ? तो देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया। जब कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया तो वर्क एथिक्स बदल गया, राइट।
इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ शास्त्र एज मोरल कोड बुक्स, जैसे सुश्रुत के समय जब लाशों पे काम करते थे लोग, तो लाश को छूना जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं था, राइट। डेड बॉडीज पे काम करके लोग सीखते थे कैसे सर्जरी की जानी है, जो कि आज भी डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जहां पे जो आप देखेंगे कि टच ऑन अ कॉप्स, जिस टच करना किसी डेड बॉडी को, उसको खराब माने जाने लगे। तो इससे बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन और इस सब की बातें, रूल्स एंड रेगुलेशन, मोरल कोड की बात आपको मनुस्मृति से रिलेटेड देखने को मिलती है। और थर्ड रीजन इन्होंने बताया है वेदांत फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस, जहां पे हर चीज को माया कह दिया गया है या इमेटीरियल कह दिया गया है, कि इसका बहुत ज्यादा जो है वो इल्यूजनरी इफेक्ट है। तो इससे काफी लोग जो है वो प्रभावित हुए। तो मटेरियल वर्ल्ड पे डिस्कवरी और इन्वेंशन की जब हम बात करते हैं, वो भी लोग रिस्ट्रिक्टिव वे में करने लगे। यानी अगर आपको हर चीज माया लगेगी तो माया पे आप व्यर्थ क्यों समय बिताएंगे। ये जो थॉट है, इससे भी कहते हैं प्रफुल्ल चंद्र रे कि इससे भी बहुत फर्क पड़ा इंडिया के साइंटिफिक टेम्परामेंट में। इसीलिए मटेरियल पे वर्क, मैटर के स्टेट्स पे वर्क और फिजिक्स पे वर्क, केमिस्ट्री पे वर्क इतना ज्यादा आपको मॉडर्न फेज में नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो है तीन कारण तो ये बताते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं जो सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर और बाकी सारी चीजें इंडिया में बदली विथ इंडो अफगान रूल से लेके, मुगल से लेके ब्रिटिश एरा तक, जो 1000 साल की लास्ट हिस्ट्री है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितना टर्मोइल था। कोई स्टेबिलिटी आपको इस तरह से नहीं देखने को मिलती, और हर चीज रिजिडिटी की तरफ, हर चीज लड़ाई की तरफ देखने को मिलती है। तो पीस बहुत इंपॉर्टेंट है समाज में फॉर प्रोस्पेरिटी। और जब तक प्रोस्पेरिटी नहीं होगी, पीस नहीं होगी, तो एजुकेशन और उसका जो ट्रेडिशन है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप देखेंगे लाइब्रेरीज को जलाया गया, नालंदा का एग्जाम्पल दिया जाता है, सारी किताबें नष्ट हो गई, गुरुकुल सिस्टम टूट गया, चीजें बदल गई, एजुकेशन सिस्टम बदल गया। सो ऑफ कोर्स ये सारी जो नॉलेज है वो अब ट्रांसलेशंस के द्वारा, कुछ जो बची खुची चीजें हैं, कहीं बाहर किसी ने काम किया, उससे इन्फ्लुएंस्ड हम बहुत चीजों को रिक्रिएट करके अब समझते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो हम समझ रहे हैं आज भी, वो सिर्फ हार्डली 5 से 10% अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर। आप सोचिए कितना अथाह रहा होगा नॉलेज हमारे पास्ट में। तो इसके लिए ये साइंटिफिक लिटरेचर हमें समझाता है कि इंडिया का जो एंशिएंट साइंस है उसका रूट्स बड़ा ही डीप है, इतना शैलो नहीं है जितना वेस्ट इसको बताता है। तो ये कई बार हम डिबेट करते हैं, वेस्ट वर्सेस ईस्ट वाला, ओरिएंटलिज्म और ऑक्सीडेंटलिज्म डिबेट हम करते रहते हैं। लेकिन आप इन सब में क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये स्कॉलर्स और उनकी कंट्रीब्यूशन टाइमलाइन के साथ है, तो इसको जरूर नोट करिए, समझिए। और जब हमारा ये सीरीज खत्म होगा एंशिएंट हिस्ट्री का, तो हम इसका ई बुक भी पब्लिश करेंगे हमारे वेबसाइट geographyebooks.com पे, फिर आप वो डाउनलोड कर भी सकते हैं, ले सकते हैं। तब तक अपने नोट्स बनाइए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में इन वीडियोस को शेयर करिए, समझिए, पढ़िए, लिखिए। एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द एस्पिरेंट्स, ऑल द लर्नर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।